नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RT+ सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो है संस्कृत, और संस्कृत में आज हम वर्ण विचार सीखने का प्रयास करेंगे। वर्ण विचार की बात की जाए तो जो वर्ण होते हैं किसी भी भाषा का मुख्य आधार होता है। ये कहें कि कोई भी भाषा है तो उसका जो निर्माण होता है वो वर्ण से ही शुरू होता है। तो आज हम लोग वर्ण विचार के तहत ये सीखने का प्रयास करते हैं कि आखिर वर्ण क्या है। तो सबसे पहले हम ये ध्यान दें कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्याकरण के अंग क्या है, व्याकरण के अंग, हम व्याकरण के अंग की बात इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी भाषा होती है तो अगर हम उसे नियमबद्ध तरीके से चलाना चाहते हैं या उसको नियमों में बांधना चाहते हैं तो जो नियम होते हैं वही व्याकरण कहलाते हैं। तो जो व्याकरण होता है इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो देखा जाए तो व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। अगर देखें तो जो पहला है वो है आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार, वहीं पे जो दूसरा मुख्य अंग है वो है शब्द विचार। शब्द विचार, और जो तीसरा है वो है आपका वाक्य विचार। वाक्य विचार। अगर हम वर्ण विचार की बात करें कि आखिर वर्ण विचार क्या है, तो यहां पे देखा जाए कि जो वर्ण होते हैं वह किसी भी भाषा का मुख्य आधार होते हैं। अगर हम इस तरीके से देखें कि जैसे कि आपके पास एक भाषा है हिंदी, तो हिंदी की भी अपने वर्ण हैं। वहीं पे अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के भी अपने वर्ण हैं। क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए संस्कृत के जो वर्ण हैं वो हिंदी में भी पाए जाते हैं। कुछ वर्ण ऐसे होंगे जो संस्कृत में होंगे लेकिन हिंदी में नहीं होंगे, लेकिन कुछ वर्ण ऐसे होंगे जो हिंदी में होंगे लेकिन संस्कृत में नहीं होंगे। तो इस तरह से देखें तो जो वर्ण विचार है इसके तहत हम क्या सीखने का प्रयास करते हैं, और जो भी कुछ हम सीखने का प्रयास करते हैं उसका जो आधार होता है वो भाषा के रूप में ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी या संस्कृत की बात करें तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि हिंदी में क ख ग घ ङ है, च छ ज झ ञ है, उसी तरीके से अ आ इ ई उ ऊ ये वर्ण है। अगर हम वहीं पे अगर बात करें अंग्रेजी की तो अंग्रेजी के भी अपने वर्ण हैं, ABCDEFGH ये उसके वर्ण हैं। वहीं पे अगर हम बात करें उर्दू की तो उर्दू के भी अपने वर्ण हैं, अलिफ बे पे ते। इस तरीके से अगर देखा जाए तो हर भाषा का जो मुख्य आधार है वह वर्ण होता है, और सभी भाषाओं के अपने अपने वर्ण होते हैं। ठीक उसी तरीके से तो आज हम लोग ये वर्ण विचार के तहत क्या सीखेंगे, तो हम देखें कि वर्ण विचार की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या सीखते हैं। तो सबसे पहले ये सीखने का प्रयास करते हैं कि वर्णों का उच्चारण, या ये कहें कि वर्णों का शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण अर्थात वर्ण विचार के तहत हम ये सीखने का प्रयास करते हैं कि जो वर्ण होते हैं वर्णों का शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाए। जो वर्ण है कौन सा वर्ण मूर्धा से उच्चारण होगा, कौन सा तालु से होगा, कौन सा ओष्ठ से होगा, इसके तहत हम वर्णों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर लेते हैं और फिर उसका शुद्ध उच्चारण करना सीख जाते हैं। उसी तरीके से हम वर्ण विचार के तहत सीखते हैं वर्णों का शुद्ध लेखन। अर्थात हम जब वर्णों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर लेते हैं तो शुद्ध तरीके से कैसे वर्ण लिखे जाएं,
कैसी उसकी बनावट होगी, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसको भी हम शुद्ध तरीके से लिखना सीख जाते हैं। वहीं पे हम वर्ण विचार के तहत सीखते हैं वर्णों का शुद्ध प्रयोग, वर्णों का शुद्ध प्रयोग अर्थात वर्णों का किन किन स्थानों पे किस तरीके से शुद्ध रूप में प्रयोग किया जाता है, वह हम वर्ण विचार के तहत सीखने का प्रयास करते हैं। या कहें कि वर्ण विचार हमें वर्णों का शुद्ध उच्चारण करना, वर्णों का शुद्ध लेखन करना और वर्णों का शुद्ध प्रयोग करने का ज्ञान हमें देता है। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं कि वर्ण विचार क्या है, तो कहेंगे का ज्ञान प्राप्त करना ही वर्ण विचार है। इसको इस तरीके से समझें तो कहेंगे कि वर्णों का शुद्ध उच्चारण करना, वर्णों का शुद्ध लेखन और वर्णों का शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना ही वर्ण विचार है। आप इसे इस तरह से कह सकते हैं। वैसे भी अगर आप एक एक लाइन में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि वर्णों का शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना ही वर्ण विचार है, वर्णों का शुद्ध लेखन का ज्ञान प्राप्त करना ही वर्ण विचार है और वर्णों का शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना ही वर्ण विचार है। तो इसको एक साथ बोलकर कह सकते हैं का ज्ञान प्राप्त करना ही वर्ण विचार है। तो इसके तहत हम अब सीखने जा रहे हैं कि वर्ण क्या होते हैं। अगर हम देखें कि वर्ण क्या होते हैं तो हम लोगों का एक बिंदु यहां पे बनता है कि वर्ण क्या है, क्या है। अगर इस तरीके से देखें कि सामान्यतः जब व्यक्ति पढ़ता नहीं था, लिखता नहीं था, तो उस समय भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता था। तो जो भाषा होती है, भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों को प्रस्तुत करता है और दूसरा व्यक्ति भी अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति को प्रस्तुत करता है। ये कहें कि अपने विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम होता है वो भाषा होती है। लेकिन शुरुआती दौर में जब किसी लिपि का आविष्कार नहीं था, लोग पढ़ते लिखते नहीं थे, तो उस समय केवल और केवल जो ध्वनि हुआ करती थी वही विचारों का आदान प्रदान थी। तो समय बीतता गया और लोगों को लगा कि जो हमारे विचार हैं वो स्थायी रूप से नहीं रह रहे हैं, तो अपने विचारों को स्थायी करने के लिए एक विधि को अपनाया गया। क्या कि जो उनके ध्वनियां निकलती थी, जो भी वो उच्चारण करते थे, उसको लिखने का प्रयास किया गया, उनको कोई ना कोई चिन्ह देने का प्रयास किया गया। तो वर्ण क्या होते हैं अगर देखा जाए तो वर्ण ध्वनियों का ही एक लिखित रूप होता है। तो यहां पे हम देखें कि जो वर्ण है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो जो ध्वनि होते हैं उन्हीं का लिखित रूप ही आपका वर्ण कहलाता है। तो इसको सामान्य तौर पर इस तरीके से समझने का प्रयास करें कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पे जो वर्ण होता है, वर्ण का निर्माण, तो जो वर्ण का निर्माण होता है वह किससे होता है, तो वर्ण का निर्माण ध्वनि से होता है, ध्वनि से होता है। अगर और आगे इसको देखा जाए तो हम ऐसे देखें कि ध्वनि होती है तो ध्वनि को ही हम कोई ना कोई चिन्ह दे देते हैं। तो जब ध्वनि को हम कोई चिन्ह दे देते हैं तो यह रूप बदल के हो जाता है आपका वर्ण। और जब हम कई वर्णों को सार्थक तरीके से एक साथ जोड़ देते हैं तो उसे हम कहते हैं शब्द। और जब हम शब्दों को एक साथ जोड़ दें, कई शब्दों को मिला दें एक साथ, तो उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य, और वाक्य कहने का अर्थ है कि कोई भी शब्द इधर उधर नहीं, शब्द कोश की एक सार्थकता होनी चाहिए तभी वह वाक्य का रूप लेगा। वर्णों की भी एक सार्थकता होनी चाहिए तभी वह शब्द का रूप लेगा। तो यहां पे देखा गया कि वर्ण क्या है
तो ये ध्वनियों से ही वर्ण का निर्माण हुआ है। तो ध्वनि को किया क्या गया, तो ध्वनि का ही लिखित, ध्वनि का लिखित या चिन्ह रूप जो होता है वो वर्ण कहलाता है। तो किसी भी भाषा का ध्वनि का लिखित या चिन्ह रूप वर्ण कहलाता है। इसको अगर हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वर्ण क्या है। तो परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो आपसे पूछा जाए कि वर्ण क्या है, तो आप कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अर्थात तो कोई भी भाषा होती है तो जब हम उच्चारित करते हैं तो जो ध्वनि निकलती है उसका जो लिखित रूप बनेगा, चिन्ह रूप बनेगा, वही आपका वर्ण कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि वर्ण क्या होते हैं। एक और आता है एक महत्वपूर्ण बिंदु वर्ण में, जो कि वो होता है आपका अक्षर। अगर आपसे कोई पूछे कि अक्षर क्या है, तो अक्षर के लिए सामान्यतः एक अवधारणा है कि वर्ण और अक्षर एक ही हैं, लेकिन इनमें सामान्य कुछ अंतर पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम अक्षर की बात कहें तो अक्षर को हम संस्कृत में कहते हैं कि न क्षरति, न क्षरति इति अक्षरः, न क्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिसका क्षरण न हो वह अक्षर है। अब बात आती है कि अक्षर क्या है। अभी आपने देखा यहाँ कि जो वर्ण होते हैं यह ध्वनि का ही लिखित रूप होता है। फिर उसके बाद एक बिंदु आता है अक्षर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अक्षर की, तो जो अक्षर हैं इनका क्षरण न हो, तो इसको परिभाषित रूप में कहें तो कह सकते हैं कि जिनका क्षरण न हो वे अक्षर हैं। अगर देखा जाए जैसे करके समझते हैं अब, तो अगर हम सबसे पहले वर्ण की बात करें तो जैसे कि आप हिंदी वर्णमाला की बात करें, संस्कृत की बात करें, तो वहां पे अगर हम वर्णों की बात करें तो जो आपके वर्ण होते हैं क, क, जैसे क, ख, ग, घ, अंग्या, ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पे हम स्वरों की बात करें आ, ए, ऐसे अब जा सकते हैं। तो ये जो आपके दिख रहे हैं ये वर्ण हैं। और वहीं पे अगर हमसे पूछा जाए कि अक्षर कैसे, तो जैसे कोई शब्द लीजिए, शब्द, और हमने लिखा है यहाँ पे मोहन, मोहन। अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आपको बुलाना हो मोहन, तो मोहन को कैसे बुलाएंगे? क्या इस तरीके से बुलाएंगे? म ओ ह अ न अ। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे सूक्ष्म तरीके से वर्ण विच्छेद करने की कोशिश करें, वर्णों के रूप में लिखने की कोशिश करें, तो हम इसे लिखेंगे म, फिर आपका ओ, अ, फिर अ,
फिर न, और ये आपका अ। इस तरीके से अगर हम देखें तो मोहन का हमने वर्ण विच्छेद किया है। तो क्या हम मोहन को जो म ओ ह न इस तरीके से बोल सकते हैं? नहीं, हम इसको बोलने के लिए कैसे बोलेंगे? मोहन को मोहन बोलेंगे। तो यहां पे देखा जाए कि जो मोहन है, मोहन का मो, यह एक अक्षर है, वहीं पे ह भी एक अक्षर है और आपका न एक अक्षर है। यहां पे आप अक्षरों को वर्ण में तोड़ दिए हैं। तो अलग अलग आप देखेंगे कि म पे स्वर, यानी कि म स्वर के साथ बोला जा रहा है, तो वहां मो हो रहा है। और अब मोहन बोलने में आप क्या मो को तोड़ तोड़ के बोल सकते हैं? क्या उसका क्षरण करके मो को बोल सकते हैं? क्या ह को क्षरण करके बोलेंगे मोहन बोलते समय? नहीं ना बोलेंगे। इसलिए तो मोहन में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मो, ह और न, यहाँ पे 3 अक्षर दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका अवक्षरण नहीं कर सकते हैं बोलते समय। हाँ, लेकिन अगर इनको वर्णों में कहें तो हम इन्हें वर्णों के रूप में लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे आप लिखते हैं कान, मान लीजिए, तो जो कान आपने लिखा है तो कान को कैसे बोलेंगे? क आ न अ, ऐसे तो बोल नहीं सकते। इसलिए यह कान में कितने अक्षर हुए? 2 अक्षर हुए, क्योंकि शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हम उनका क्षरण नहीं करते हैं। इसीलिए कहा गया है न क्षरति इति अक्षर, जिसका क्षरण न हो वो आपका अक्षर है। अब हम लोगों ने वर्ण देखा और अक्षर देखा। अब इसके बाद आती है हम लोगों की वर्णमाला। तो हर भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। तो जो वर्ण होते हैं उनको सुव्यवस्थित तरीके से क्रम से रखने की प्रक्रिया या विधि ही वर्णमाला कहलाती है। तो यहाँ पे हम एक बिंदु समझते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला, तो आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला क्या है, तो आप कह सकते हैं आसानी से वर्णमाला को एक परिभाषित रूप में तो कहेंगे कि किसी भाषा के समस्त, किसी भाषा के समस्त ध्वनि चिन्हों, किसी भाषा के समस्त ध्वनि चिन्हों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें किसी भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, तमिल भाषा, कन्नड़ भाषा, सभी भाषाएं हैं और उन भाषाओं में जो ध्वनि चिन्ह होते हैं उन्हीं का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने वर्णमाला को भी देखा। अब जो बात आती है कि वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम देखें तो जो वर्णमाला होती है उसमें 2 तरीके के वर्ण होते हैं। एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन, जिसको कि हम अंग्रेजी में उसी को वॉवेल और कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो आइए हम लोग अगले बिंदु में देखते हैं कि जो भी आपकी वर्णमाला है, तो जो वर्णमाला है उसमें वर्णों की बात की जाए। वर्णमाला, तो वर्णमाला में वर्णों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हम कहेंगे कि एक स्वर होंगे उसमें,
और आपका एक होगा आपका व्यंजन। व्यंजन अगर हम, क्योंकि हम इसे संस्कृत के तहत सीखने का प्रयास कर रहे हैं वर्णमाला को, तो जो स्वर होते हैं अगर हम इनकी बात करें तो संस्कृत में स्वरों के लिए कहा गया है कि स्वयं रजन्ते इति स्वराः। कहा जा रहा है कि स्वयं रजन्ते इति स्वरा, अर्थात स्वयं, स्वयं से रजन्ते उच्चरित हों, जो स्वयं से उच्चरित हों वे स्वर कहलाते हैं। जिसे हम इस तरीके से लिखें तो कहेंगे कि स्वयं की सहायता से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। वहीं पे अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन के लिए संस्कृत में कहा गया है कि एषाम वर्णानाम उच्चारणम स्वरेज सहायेन भवति ते व्यंजनानि कथ्यते। अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे मूल अंतर दोनों में यही है कि जो स्वर होते हैं वो स्वयं की सहायता यानी कि स्वयं से उच्चरित होते हैं, उनको किसी अन्य अवयव या तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसके उच्चारण में। लेकिन वहीं व्यंजन की बात करें तो जो व्यंजन होते हैं वह स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। तो जो स्वरों की सहायता से उच्चरित हों वे व्यंजन कहलाते हैं, और जो स्वयं उच्चरित होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। इसलिए कहा गया कि स्वयं की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें व्यंजन की, अगर बात करते हैं तो व्यंजन के कहेंगे कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वहीं पे एक बिंदु और निकलता है कि जो स्वर होते हैं इनकी एक खास बात कि जो स्वर होंगे ये अबाध गति से बोले जाएंगे। अबाध यानी कि कोई इनके उच्चारण में बाधा उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन व्यंजनों की बात करें तो इनके उच्चारण में बाधा उत्पन्न होती है। किसकी वजह से? स्वरों की वजह से। ये कहें कि बिना बाधा के उच्चरित होते हैं स्वर, लेकिन बाधा के साथ, तो किसके? स्वरों के साथ उच्चरित होते हैं व्यंजन। तो एक बिंदु और हम लोगों का निकलता है यहाँ पे कि अबाध गति से बोले जाते हैं। वहीं पे अगर हम व्यंजन की बात करें तो ये बाधा, और किसकी बाधा? स्वर की बाधा होती है इसमें। तो बाधा से बोले जाते हैं, वहीं पे एक बिंदु और निकलता है यहाँ पे कि स्वतंत्र होते हैं, और इन्हें कहेंगे ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वतंत्र इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इनके साथ स्वर होते हैं, और यह स्वतंत्र इसलिए होते हैं क्योंकि यह केवल और केवल स्वर होते हैं, इनके साथ और कोई
व्यंजन या और कोई अन्य अवयव नहीं होता है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो वर्ण विचार है, तो वर्ण विचार के तहत हम लोगों ने देखा कि जो वर्णमाला है उसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। अब हम लोग स्वर और व्यंजन ये कहें कि जो वर्णमाला होती है उसमें जो वर्ण होते हैं उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य निकलते हैं उनकी अगर हम बात करें तो आइए हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को। वर्ण विचार से महत्वपूर्ण तथ्य। आइए वर्ण विचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य निकलते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण पहला तथ्य है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो हम कहेंगे कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है आपकी ध्वनि। लेकिन एक बात यहां से और बनता है कि ये जो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, अगर ये क्वेश्चन आए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वो वर्ण होती है। तो यहाँ पे देखें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो वर्ण की उत्पत्ति होती है वो ध्वनि से ही होती है। तो सबसे पहले कोई भी ध्वनि हो, आपको कोई आवाज निकलती है ऐसे, तो यह भी एक ध्वनि ही है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। वहीं पे जो हम लोगों का अगला बिंदु बनता है वो है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, और एक प्रश्न और बनेगा इस पर जो कि सेम उत्तर एक ही होगा, क्या कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग। तो यहां पे आपका जो आंसर होगा वो होगा वर्ण। अब देखिए यहां पे दो चीजें मिल रही, भाषा की सबसे छोटी इकाई और फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई एक ही जगह लिखा गया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, अगर आपको ध्वनि नहीं देता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो उस कंडीशन में हम वर्ण को ही उत्तर बनाएंगे अपना। इस तरीके से समझें तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण और सबसे छोटी इकाई वर्ण ही कहलाएगी। लेकिन अगर इस वर्ण के जगह पर अगर केवल यह प्रश्न पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई और उसमें ध्वनि न देकर वर्ण दिया हो, तो उस कंडीशन में हमारा वर्ण ही उत्तर सही होगा। लेकिन अगर वर्ण नहीं है तो वहां पे हमारा ध्वनि सही होगा। और लेकिन अगर दोनों दे दिया है तब क्या होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, और उस कंडीशन में ध्वनि और वर्ण दोनों दिया हो, तो वहां पे नियमतः देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाएगी। क्यों? क्योंकि भाषा बोलने की चीज है और बोलने से ही इसकी शुरुआत हुई है, इसलिए उस कंडीशन में ध्वनि ही उसका उत्तर होगा। आइए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो पूछा जा सकता है आपका कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर यहां पे ये पूछा जाता है तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका शब्द होगा। क्यों? क्योंकि आप देखें कि ध्वनि को आपने रूप दिया वर्ण का, वर्ण से बन गया आपका रूप
शब्द का, और शब्द से बनता है आपका वाक्य। तो कहेंगे कि ध्वनि से वर्ण का निर्माण हुआ, वर्ण से शब्द का निर्माण हुआ, और शब्द से वाक्य का निर्माण हुआ। जहां पे अर्थ की बात करते हैं, वर्ण का कोई अर्थ नहीं, इस पे यहां पे अगर ध्यान से देखें तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जब वर्ण का कोई अर्थ नहीं है, तो जब यह वर्ण सार्थक तरीके से एक साथ होते हैं तभी यह शब्द का रूप लेते हैं। जैसे अगर हमने लिखा कमल, कमल लिख दिया, तो ये सार्थक तरीके से, इसका कोई ना कोई अर्थ है, लेकिन इसी को हम कह दें लमक, वर्ण सेम, इनको हमने सार्थक तरीके से नहीं लिखा है, किसी क्रम, निश्चित क्रम में नहीं लिखा, तो यह तो शब्द हो गया लेकिन यह शब्द नहीं है। तो कैसे? तो यहां पे कह रहा है कि अर्थ के आधार पे, अर्थ कोई ना कोई उसका क्या होगा, अर्थ होगा। तो सबसे छोटी इकाई आपका शब्द होता है। आइए इसमें अन्य बिंदु को देखते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो निकलता है वो है आपका भाव या भावार्थ, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई बोला जा रहा है कि भाव या भावार्थ के, भाव समझ में आए जिससे, उसके आधार पे भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो आपकी होती है वाक्य। वाक्य। वहीं पे एक बिंदु और निकलता है आपका मुख्य तथ्य में, पूछा जा सकता है भाषा का सबसे बड़ा अंग। तो भाषा का जो सबसे बड़ा अंग है वह भी आपका होता है वाक्य। वहीं पे एक प्रश्न और आपसे पूछे जा सकते हैं, वो प्रश्न है आपका कि पूछा जाता है कि लोकोक्तियां और वाक्य, इसके कहें कि मुहावरे, लोकोक्तियां और मुहावरे में अंतर की अगर बात करें तो आप सामान्य तौर पर बता सकते हैं। कोई पूछे कि लोकोक्ति और मुहावरे में मुख्य अंतर क्या है, तो जो लोकोक्तियां होती हैं यह वाक्य होते हैं, वहीं पे जो मुहावरे होते हैं, ये जो मुहावरे होते हैं ये वाक्यांश होते हैं, वाक्यांश होते हैं और वाक्यांश होते हैं। इस तरीके से देखें तो आज हम लोगों ने वर्ण विचार के तहत क्या सीखा? तो वर्ण विचार के तहत हम लोगों ने सीखा कि व्याकरण के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो व्याकरण के मुख्य अंग 3 हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वहीं पे वर्ण विचार के माध्यम से क्या होता है, तो वर्ण विचार के माध्यम से हम वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना ही वर्ण विचार कहलाता है। वहीं पे हम लोगों ने सीखा कि वर्ण क्या है। तो देखा जाए तो जो वर्ण है उसका निर्माण ध्वनि से होता है, इसीलिए बताया गया कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, जैसे क ख ग घ और आ ए ई। वहीं पे हम लोगों ने सीखा कि अक्षर किसे कहेंगे, तो न क्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिनका क्षरण न हो वे अक्षर हैं। हमने इस उदाहरण के माध्यम से समझा। वहीं पे हम लोगों ने वर्णमाला को सीखा। वर्णमाला क्या होती है, तो किसी भाषा के समस्त ध्वनि चिन्हों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वहीं पे हम लोगों ने आज सीखा कि वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो उनको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक स्वर और व्यंजन। स्वर कौन होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित हों वे स्वर हैं, और जो स्वरों की सहायता से उच्चरित हों वे व्यंजन हैं। वहीं पे हम लोगों ने सीखा कि जो वर्ण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं
उनको। तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। हम लोग अगले क्लास में वर्ण विचार के तहत स्वरों, व्यंजनों आदि को सीखने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।